बाहर बादलों के गरजने की भयानक आवाज आ रही थी, लेकिन मल्होत्रा मेंशन के अंदर का मंजर उस तूफान से भी ज्यादा डरावना था। पकड़ो अपना ये कचरा और दफा हो जाओ यहाँ से। एक जोरदार झटके के साथ आर्यन ने रोशनी को लिविंग रूम के फर्श पर फेंक दिया। रोशनी के हाथ में एक प्रेगनेंसी किट थी, जिस पर 2 गुलाबी लाइनें साफ दिख रही थी। वो कांपते हाथों से उस किट को आर्यन की तरफ बढ़ा रही थी, लेकिन आर्यन की नफरत भरी निगाहें रोशनी के चेहरे पर जमे उन काले भद्दे धब्बों पर टिकी थी। आर्यन उसे देखकर घिन से थूकते हुए बोला, अपना ये मनहूस चेहरा मेरे सामने से हटा लो रोशनी। पहले ही तुम्हारी इस बदसूरती को मैंने 1 साल तक झेला है, अब और नहीं। आर्यन जी प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। रोशनी फर्श पर पड़ी गिड़गिड़ा रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू उन काले धब्बों को और भी भयानक बना रहे थे। मैं मां बनने वाली हूँ। ये देखिए, ये आपका बच्चा है। इस हालत में मैं कहाँ जाऊंगी? तभी पास ही खड़ी स्नेहा ने एक कुटिल हंसी हंसी और आर्यन की बाहों में हाथ डालते हुए बोली, बच्चा? रोशनी, झूठ बोलने की भी हद होती है। आर्यन जैसा हैंडसम आदमी तुम जैसी बदसूरत औरत को छूना तो दूर, देखना भी पसंद नहीं करता। तो फिर ये बच्चा किसका है? पक्का तुमने कहीं बाहर मुंह काला किया है और अब नाम आर्यन का लगा रही हो। नहीं, ये झूठ है। आर्यन जी, आप तो सच जानते हैं ना। दादी के लिए, कम से कम दादी के लिए मुझे मत निकालिए। रोशनी ने आखिरी उम्मीद में आर्यन के पैर पकड़ लिए। आर्यन ने झटके से अपना पैर पीछे खींचा, जिससे रोशनी का सिर फर्श से जा टकराया। आर्यन ने उसके चेहरे पर डिवोर्स पेपर्स फेंकते हुए दहाड़ कर कहा, दादी जिंदा थी तो तुम इस घर में थी, अब वो मर चुकी हैं, तो उनके साथ ही तुम्हारा और मेरा ये रिश्ता भी मर चुका है। जिसके पास भी मुंह काला करवा कर आई हो, जाओ उसी के पास। आर्यन ने रोशनी का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर के दरवाजे तक ले गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी। आर्यन ने दरवाजा खोला और रोशनी को कीचड़ भरे रास्ते पर धक्का दे दिया। आर्यन जी, नहीं, मैं मर जाऊंगी। रोशनी बारिश में भीगते हुए चिल्लाई, तो मर जाओ, मल्होत्रा खानदान का पीछा छूटेगा। आर्यन ने चिल्लाकर कहा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। रोशनी उस बंद दरवाजे के सामने कीचड़ में पड़ी रही। चारों तरफ अंधेरा था। जिस घर को उसने 1 साल तक सींचा, उसके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। उसके हाथ में वही प्रेगनेंसी किट थी, जो अब बारिश के पानी में धुल रही थी। वो लड़खड़ाते हुए उठी और सड़क पर चलने लगी। उसका कोई नहीं था, न माता, न पिता और अब न पति। उसने आसमान की तरफ देखकर चीखते हुए कहा, क्यों भगवान, क्यों? पहले मुझे ये बदसूरत चेहरा दिया और अब ये दिन। अगर मुझे तड़पाना ही था तो पैदा ही क्यों किया? उसके मन में अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक की लाइट उसे अपनी ओर बुला रही थी। रोशनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और मौत का इंतजार करने लगी। तभी अचानक एक काली चमचमाती लग्जरी कार चीखते हुए ब्रेक के साथ उसके ठीक सामने आकर रुकी। एक लंबा हैंडसम आदमी हाथ में काला छाता लिए गाड़ी से बाहर निकला। उसने रोशनी के सिर पर छाता लगाया। रोशनी ने अपनी सूजी हुई आंखों से ऊपर देखा। सामने खड़े उस शख्स को देखते ही रोशनी के अंदर जैसे नफरत का लावा फूट पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और उस आदमी की छाती पर अपने कीचड़ से सने हाथों से जोर जोर से वार करने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम फिर से मेरे सामने क्यों आए? क्या अभी भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझी? हाँ, मेरी जिंदगी तबाह करके तुम्हें चैन नहीं मिला? रोशनी उसे बार बार पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आदमी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। सही सही बताओ, तुमने ही आर्यन को भड़काया है ना? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज उसने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। रोशनी का गला रूंध गया, पर उसकी आवाज में कड़वाहट कम नहीं हुई। तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ।
मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से उसने मुझ पर शक किया, मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला। वो आदमी जो अब तक खामोशी से रोशनी का वार सह रहा था, अचानक हरकत में आया। उसने रोशनी के दोनों हाथों की कलाइयों को अपनी फौलादी पकड़ में जकड़ लिया। रोशनी ने तड़प कर छूटने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ पत्थर जैसी मजबूत थी। बस बहुत हो गया रोशनी। उसकी आवाज में एक अजीब सी खनक और अधिकार था। रोशनी हाँफ रही थी। उसकी आंखों से आंसू और चेहरे से बारिश का पानी एक साथ बह रहा था। वो आदमी उसे अपनी ओर खींचते हुए बेहद संजीदगी से बोला, यही बात, ठीक यही सच में पिछले कुछ महीनों से तुम्हें बताना चाह रहा था, पर तुम उस आर्यन मल्होत्रा के प्यार में इतनी अंधी थी कि तुम्हें मेरी बातों पर कभी यकीन ही नहीं हुआ। तुम जिसे अपना संसार मान रही थी, वो सिर्फ एक कांच का महल था जिसे आज टूटना ही था। रोशनी ने उसे नफरत से देखा। तुम झूठ बोल रहे हो। आज तुम्हें मेरी बातों पर यकीन करना ही होगा। उसने बिना कोई वक्त गंवाए अपनी कार के अंदर से एक काली लेदर की फाइल निकाली और रोशनी के सामने खोल दी। एक बार, सिर्फ एक बार इसे देखो। रोशनी ने कांपते हाथों से उस फाइल को पकड़ा। बारिश की बूंदें फाइल के पन्नों पर गिर रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पहले पन्ने पर छपी एक पुरानी धुंधली तस्वीर और उसके नीचे लिखे नाम पर पड़ी, रोशनी के पैरों तले से जैसे जमीन ही खिसक गई। कीचड़ से सनी वो फाइल रोशनी के हाथों में थरथरा रही थी। बारिश की बूंदें कागजों पर गिरकर स्याही को धुंधला कर रही थी, लेकिन उन शब्दों की चमक रोशनी की आंखों को अंधा कर देने के लिए काफी थी। सिंघानिया ग्रुप की इकलौती वारिस रोशनी सिंघानिया। रोशनी ने एक कड़वी हंसी हंसी जो किसी चीख जैसी सुनाई दी। उसने नफरत से फाइल बंद की और उस आदमी की ओर उछाल दी। बस बहुत हो गया यह तमाशा। पहले एक पति ने मेरा चरित्र उछाला और अब तुम मेरी औकात का मजाक उड़ा रहे हो। वो आदमी जो छाता लिए अडिग खड़ा था, उसकी आंखों में जरा भी हलचल नहीं हुई। मजाक मैं नहीं, तुम्हारी तकदीर कर रही है रोशनी, उसने शांत पर सख्त लहजे में कहा। झूठ, सब झूठ है। रोशनी चिल्लाई। उसका गला बैठ गया था। अगर मैं किसी बड़े खानदान की वारिस हूं तो अब तक कहां थे ये सिंघानिया? मुझे अच्छे से याद है, मेरी मां ने पेट पालने के लिए घर घर जाकर बर्तन मांजे हैं। कड़कड़ाती ठंड में फटे कपड़ों में दम तोड़ा है उन्होंने। तब कहां थे ये खानदानी रिश्तेदार? तब कहां थी ये अरबों की दौलत? रोशनी का सवाल बारिश की गर्जना से भी तेज था। उसने उस आदमी की कॉलर पकड़ ली। कौन हो तुम और क्यों मेरी मरी हुई मां की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो? उस आदमी ने धीरे से रोशनी के हाथ अपनी कॉलर से हटाए और उसकी आंखों में झांक कर कहा, मैं सिंघानिया ग्रुप का सबसे वफादार बिजनेस पार्टनर और द यूनिकॉर्न ग्रुप का सीईओ हूं। लोग मुझे राजवीर शर्मा कहते हैं। यूनिकॉर्न ग्रुप, इस नाम को सुनते ही रोशनी के पैर ठिठक गए। ये वो नाम था जिसे आर्यन मल्होत्रा जैसे बिजनेसमैन हाथ मिलाने के लिए हजारों मिन्नतें करते थे। दुनिया का सबसे ताकतवर यंग सीईओ उसके सामने कीचड़ में खड़ा था। राजवीर? लेकिन तुम तो राज बनकर आर्यन के ऑफिस में आए थे। रोशनी हक्की बक्की रह गई। वो सिर्फ एक मुखौटा था रोशनी। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे दादाजी मिस्टर विक्रम सिंघानिया की मदद के लिए आया हूँ। राजवीर ने ठंडी सांस ली। और जिसे तुम अपनी मां समझ रही हो, असल में वो तुम्हारी मां नहीं थी। क्या मतलब है तुम्हारा? रोशनी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। राजवीर ने आगे कहा, बचपन में जब तुम्हारा परिवार इंडिया छोड़कर लंदन बसने जा रहा था, तब एयरपोर्ट के रास्ते में तुम्हारा किडनैप हुआ था। शायद उस किडनैपिंग के बाद तुम उस औरत के पास पहुंच गई हो जिसे तुम अभी अपनी मां कह रही हो। खैर, तुम्हारी तलाश में तुम्हारे माँ पापा इंडिया में ही रुक गए। वो तुम्हें ढूंढ तो नहीं सके,
लेकिन एक एक्सीडेंट में उन्होंने दम तोड़ दिया। सिंघानिया साम्राज्य ने हार नहीं मानी, तलाश जारी रही। रोशनी का सिर चकराने लगा। तो मेरे दादाजी वो खुद क्यों नहीं आए? राजवीर की आवाज थोड़ी नरम पड़ी। वो आना चाहते थे पर उनकी सेहत ने साथ नहीं दिया। वो बिस्तर पर है और उनकी आखिरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि मरने से पहले वो अपने बेटे की आखिरी निशानी यानी तुम्हें उसका हक वापस दिला सके। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, इसलिए मैं खुद तुम्हें ढूंढने आया। लेकिन उन्हें मेरे बारे में, इस बदसूरत चेहरे के बारे में कैसे पता चला? रोशनी ने अपनी गालों के दागों को छुआ। राजवीर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, यह सवाल तुम खुद उनसे पूछना, उनके पास हर बात का जवाब है। रोशनी ने मुड़कर मल्होत्रा मेंशन की बंद खिड़कियों को देखा, जहां अब भी रोशनी जल रही थी। शायद आर्यन और स्नेहा अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? मैं तुम्हें जानती तक नहीं, रोशनी ने पीछे हटते हुए कहा। राजवीर ने एक कदम आगे बढ़ाया और हकीकत का आईना उसके सामने रख दिया। रोशनी, जरा अपनी हालत देखो। तुम्हारे पति ने तुम्हें बेइज्जत करके सड़क पर फेंक दिया है। तुम प्रेग्नेंट हो। इस तूफान में इस चेहरे के साथ तुम कहां जाओगी? सड़क पर दम तोड़ दोगी या इस बच्चे को जन्म देने से पहले ही हार मान लोगी? उसने हाथ आगे बढ़ाया। अपने लिए न से, अपने अंदर पल रही उस जान के लिए चलो। उसे वो नरक मत दो जो तुमने झेला है। रोशनी की नजर अपनी प्रेगनेंसी किट पर पड़ी। राजवीर की बात सही थी। अगर वो आज यहाँ रुकी तो मल्होत्रा खानदान उसे और उसके बच्चे को कच्चा चबा जाएगा। उसने एक लंबी सांस ली और कुछ सोचते हुए राजवीर से सख्त लहजे में सवाल किया, पर मेरी एक शर्त है, क्या तुम उसे पूरा करोगे? राजवीर के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई, मानो उसे रोशनी के इस बात का इंतजार था। वो बोला, और वो शर्त क्या है? रोशनी ने एक नजर आर्यन के घर की तरफ डाली और आंखों में कड़वाहट भरते हुए बोली, मुझे दादी ने इस घर में बहुत प्यार दिया था, लेकिन यहाँ उनके प्यार और भरोसे का भी दम घोंट दिया गया। मैं तभी तुम्हारे साथ चलूंगी जब समय आने पर मैं इंडिया वापस आ सकूं। और राजवीर ने तुरंत कहा, मैं तुमसे यही सुनना चाहता था। तो स्वागत है हमारी दुनिया में मिस रोशनी। रोशनी ने अपना कांपता हुआ हाथ राजवीर के हाथ में दे दिया, लेकिन वही अपने बंगले के सबसे आखिरी कमरे में खड़ा आर्यन उन दोनों को खिड़की से देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत थी, लेकिन स्नेहा ने प्यार से आर्यन का चेहरा अपनी तरफ फेर लिया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोली, मुझे पता था वो इसी तरह की लड़की है। चेहरे पर दाग से ज्यादा उसका दिल काला है। जाने दो उसे, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। आर्यन ने भी एक बार स्नेहा को सर से पैर तक लालच भरी निगाहों से घूरा और खिड़की पर पर्दा लगाकर उसे बिस्तर पर धकेल दिया। इधर स्नेहा और आर्यन अपनी सारी हदें पार कर रहे थे और उधर राजवीर ने रोशनी को सहारा देकर उसे गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, राजवीर की आंखों में एक पल के लिए वो दर्द उभरा जो उसने दुनिया से छिपा रखा था। उसने कांच के पार रोशनी को देखा जो टूटकर बिखर चुकी थी। राजवीर के दिल में उसके लिए हमदर्दी से बढ़कर कुछ था, एक गहरा एहसास। पर उसने अपनी भावनाओं को पत्थर के नीचे दबा दिया। अभी प्यार का नहीं, इंसाफ का वक्त था। राजवीर की काली लिमोजिन शहर के शोर से दूर एक घने जंगलों के बीच बने व्हाइट हाउस गेस्ट हाउस के सामने रुकी। बाहर अब भी बारिश का तांडव जारी था, लेकिन इस आलीशान बंगले के अंदर की खामोशी बाहर के तूफान से कहीं ज्यादा डरावनी थी। राजवीर ने खुद झुककर गाड़ी का दरवाजा खोला। रोशनी की नजरें अभी भी शून्य में थीं। राजवीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अंदर चलिए रोशनी, यहाँ मल्होत्रा मेंशन की कड़वी यादें आपका पीछा नहीं कर पाएंगी। रोशनी बिना कुछ बोले एक जिंदा लाश की तरह अंदर दाखिल हुई। जैसे ही उसने कदम रखा, 10 नौकरों ने एक साथ सिर झुकाया।
राजवीर की आवाज किसी ठंडे लोहे की तरह गूंजी। सुनो सब, ये रोशनी सिंघानिया है। आज से इस घर की हर चीज, हर इंसान और हर धड़कन इनकी इबादत करेगी। अगर इनके आराम में एक पल की भी खलल पड़ी तो याद रखना, राजवीर शर्मा माफ करना नहीं जानता। नौकर डर के मारे कांप उठे। रोशनी ने जब राज का ये रूप देखा तो हैरान हो उठी, क्योंकि अब तक राज उसके सामने एक बेबस और विनम्र आदमी बनकर आया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद राजवीर ने रोशनी से कहा, रोशनी अब पूरी तरह से भीग गई है, अब चेंज कर लीजिए, फिर साथ में लंच करते हैं। इसके बाद राजवीर उसे आलिशान स्वीट में भेजने के बाद बालकनी में आया। उसने एक सिगरेट सुलगाई और एक इंटरनेशनल नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से मिस्टर विक्रम सिंघानिया की भारी और हाँफती हुई आवाज आई, राजवीर, मेरी बच्ची कैसी है वो? राजवीर ने धुआं छोड़ते हुए ठंडी हंसी हंसी। दादाजी, आपकी पोती वो रोशनी नहीं रही जिसे आप ढूंढ रहे थे। वो अब एक बुझी हुई राख हो गई है, जिसे उसके अपनों ने ही पैरों तले रौंदा है। वो कल की फ्लाइट से लंदन आ रही है। विक्रम सिंघानिया के गले से एक रुंधती हुई आवाज निकली। अचानक? पर वो एकदम से कैसे मान गई? राजवीर की आंखों में नफरत की चमक उभरी, क्योंकि जिसे वो अपना जीवन समझ रही थी, उस आर्यन मल्होत्रा ने उसे कीचड़ में फेंक दिया है। और सुनिए, आपकी पोती अकेली नहीं आ रही, वो जल्द ही आपको आपका परपोता देने वाली है। क्या? दूसरी तरफ से फोन गिरने की आवाज आई। क्या सच में वो मां बनने वाली है? लेकिन उस आर्यन ने, राजवीर ने दांत पीसते हुए कहा, उसने उसे चरित्रहीन बोलकर घर से निकाल दिया दादाजी। आपके खून को उसने सड़क का कचरा समझा। फोन के उस पार से विक्रम सिंघानिया के सिसकने की आवाज आई। राजवीर, मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे नहीं पता था कि वो शादीशुदा है। मुझे लगा था कि वो। राजवीर का चेहरा सख्त हो गया। माफी मुझसे नहीं, अपनी पोती से मांगिएगा दादाजी। और रही बात उस शर्त की, तो याद रखिएगा, मैं आज भी उसे भूला नहीं हूं। मैं रोशनी को वापस ला रहा हूं क्योंकि वो आपका हक है, लेकिन मेरे और आपके बीच जो हिसाब है वो अभी बाकी है। राजवीर दादाजी से बात कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था रोशनी कमरे से बाहर आ चुकी है। उसने रेशमी कपड़े पहन लिए थे, लेकिन उसके चेहरे के वो काले भद्दे दाग उन कपड़ों की चमक को मात दे रहे थे। उसने जब देखा कि राजवीर किसी से बात कर रहा है, तो वो सीधे राजवीर के पास गई, और जैसे ही उसे पता चला कि वो दादाजी से बात कर रहा है, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे उसके हाथ से फोन छीन लिया। राजवीर हक्का बक्का रह गया। रोशनी की आंखों में एक अजीब सी बिजली थी। हेलो मिस्टर सिंघानिया। रोशनी की आवाज बर्फीली थी। विक्रम सिंघानिया भावुक होकर चीख पड़े, मेरी बच्ची रोशनी, मुझे दादाजी कहो बेटा। मैं तड़प गया था तुम्हारी एक आवाज के लिए। रोशनी ने उनकी बात बीच में ही काट दी। रिश्ते बाद में जोड़िएगा, मैं आ रही हूं, लेकिन याद रखिएगा, मैं वहां पोती बनकर नहीं आ रही हूं। मुझे उन तमाम बरसों का जवाब चाहिए जो मैंने अनाथ बनकर गरीबी और जिल्लत में काटे। मुझे वो चेहरा चाहिए जिसे देखकर दुनिया डरे नहीं बल्कि झुके। तैयार रहिएगा। इतना कहकर उसने फोन राजवीर की तरफ उछाल दिया और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। राजवीर उसे जाते हुए देखता रहा। उसकी चाल में अब वो बेचार की नहीं, बल्कि एक घायल शेरनी की नजाकत थी। राजवीर ने फोन पर धीरे से कहा, सुना आपने? आपकी पोती आपसे भी 2 कदम आगे है। उसमें सिंघानिया का गुरूर जाग चुका है। राजवीर फोन जेब में रखने ही वाला था कि अचानक रोशनी के कदम लड़खड़ाए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो अपना पेट पकड़कर झुक गई। रोशनी! राजवीर की जान हलक में आ गई। रोशनी बेहोश होकर पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि राजवीर ने बिजली की फुर्ती से उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। रोशनी का सिर उसकी छाती से लग गया। राजवीर का दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। उसने उसे कसकर सीने से लगा लिया,
जैसे वो उसे इस दुनिया की हर बला से बचा लेना चाहता हो। रोशनी, आंखें खोलो। डॉक्टर, कहां मर गए सब? जल्दी बुलाओ। राजवीर की दहाड़ पूरे बंगले में गूंज उठी। उसने रोशनी के चेहरे को सहलाया, उसके दांतों को चूमने जैसी शिद्दत से देखा और बुदबुदाया, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रोशनी। आज के बाद तुम्हें दर्द देने वाली हर चीज को मैं मिटा दूंगा। ये राजवीर शर्मा का वादा है। व्हाइट हाउस गेस्ट हाउस के स्वीट में दवाइयों की तीखी गंध फैली हुई थी। रोशनी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे सबसे पहले राजवीर का चेहरा दिखा। वो फिक्र में डूबा हुआ उसके बेड के पास ही बैठा था। उसने उसके हाथ को थाम रखा था। रोशनी ने होश में आते ही अपना हाथ झटक दिया और राजवीर को खुद से दूर कर दिया। मुझसे दूर रहिए मिस्टर राजवीर। रोशनी की आवाज कमजोर थी, पर उसमें स्वाभिमान की आग थी। आपने मेरी मदद की, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेबस हूं। मैं अपना ख्याल खुद रखना जानती हूँ। राजवीर एक पल के लिए ठिठका। उसकी आंखों में थोड़ा दर्द उभरा, लेकिन वो बिना कुछ कहे 2 कदम पीछे हट गया। वो जानता था कि जख्मी शेरनी को सहारा पसंद नहीं होता। वो बोला, तुम्हें होश आ गया? बस यही काफी है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना। इसके बाद वो वहां से बाहर निकल गया। उसकी बातें सुनकर रोशनी को थोड़ा बुरा लगा। वो धीरे से उठी और उससे मिलने के लिए बाहर की तरफ जाने लगी। इधर राजवीर हॉल में आया था। उसी वक्त वहां उसका दोस्त पहले से ही सोफे पर बैठकर उसके आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर राजवीर पर पड़ी, वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। अरे राजवीर, कहाँ था यार? घर में होकर भी घर में ही इंतजार करवा रहा था। उसने पासपोर्ट और वीजा राजवीर की तरफ उछालते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, ये लो राजवीर, तुम्हारी खास दोस्त का लंदन का टिकट। पर यार बुरा मत मानना, इसकी फोटो देखकर तो डर लग रहा है। इसकी जुबान काली थी या दिल पता नहीं, पर इसके चेहरे के ये दाग। भाई तू इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इसके चेहरे का इलाज क्यों नहीं करवा देता? ऐसी लड़की को साथ लेकर चलेगा तो लोग क्या कहेंगे? समीर, जुबान संभाल कर। राजवीर की दहाड़ से कमरा गूंज उठा। उसने समीर का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। इंसान की सूरत नहीं, सीरत देखनी चाहिए। और खबरदार जो रोशनी के बारे में दोबारा ऐसे घटिया शब्द इस्तेमाल किए। वो क्या है ये सिर्फ मैं जानता हूं। अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। समीर हड़बड़ा कर बोला, भाई कूल डाउन, मैंने क्या गलत कहा? चल जा रहा हूं, आज रात की फ्लाइट है। समीर वहां से चला गया, लेकिन जो तीर कमान से निकलना था वो निकल चुका था। रोशनी ने उसकी बात सुन ली थी। उसके हाथ अपने आप उसके चेहरे पर लगे उन धब्बे पर चले गए। वो उदास होकर वापस कमरे में आई और बड़े से आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने चेहरे के उन काले भद्दे दागों को छुआ। समीर के शब्द उसके कानों में आर्यन की नफरत भरी आवाज बनकर गूंज रहे थे। वक्त आ गया है, रोशनी बुदबुदाई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि प्रतिशोध की चमक थी। इसी चेहरे की वजह से आर्यन ने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाया। इसी बदसूरती का ताना देकर उसने मुझे और दादी के प्यार को नीलाम किया। अब यही सूरत उसे खून के आंसू रुलाएगी। रोशनी अब और नहीं सहेगी। राजवीर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने आईने में ही रोशनी की आंखों में झांका और बेहद नरमी से कहा, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो रोशनी। बस दुनिया की नजरें मैली हैं। अब तक तुम दूसरों की खुशियों के लिए जीते आई थी, इसलिए सबको कमजोर लगी। अब तुम खुद के लिए जियोगी और उन सबको जवाब दोगी जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा। राजवीर की बातों ने रोशनी के अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। उसने पलटकर राजवीर की ओर देखा। शाम की फ्लाइट है ना, चलिए इस बदसूरत अतीत को यहीं छोड़ते हैं। लंदन की फ्लाइट की तरह रोशनी की जिंदगी भी 5 साल बाद आगे निकल चुकी थी।
रोशनी के लंदन आने के 5 साल बाद लंदन के सबसे आलीशान रॉयल पैलेस में आज एक ऐसी पार्टी थी जिसकी चर्चा पूरे बिजनेस वर्ल्ड में थी। हजारों कैमरे और रिपोर्टर्स बाहर खड़े थे। हर कोई उस रहस्यमयी बिजनेस सेंसेशन रोज की एक झलक पाने को बेताब था, जिसने पिछले 3 सालों में यूरोप के बाजार को हिला कर रख दिया था। वहीं इस चकाचौंध से दूर एक प्राइवेट फेसिंग रिंग में जबरदस्त मुकाबला चल रहा था। एक दुबली पतली लेकिन बेहद फुर्तीली लड़की हाथ में तलवार लिए एक साथ 3 पेशेवर पहलवानों को धूल चटा रही थी। उसकी तलवार बिजली की तरह चल रही थी। एक ही झटके में उसने तीनों को घुटनों पर ला दिया। तभी राजवीर भागते हुए अंदर आया। वो अब पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली और रईस लग रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, जल्दी चलो, पूरी दुनिया बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है, आज तुम्हारा दिन है। वो लड़की रुकी। उसने अपना फेस गार्ड उतारा। पसीने से तरबतर लेकिन दूध जैसी गोरी और बेदाग रंगत, वो काली आंखें जिनमें अब नफरत नहीं हुकूमत थी। वो रोशनी नहीं थी, वो कोई अप्सरा लग रही थी जिसकी खूबसूरती आंखों को चुभ जाए। राजवीर उसे देखते ही थम गया और धीरे से बोला, चलो रोशनी, सब बुला रहे हैं। उस लड़की ने अपनी तलवार म्यान में डाली और राजवीर के करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, रोशनी नहीं राजवीर, रोज। रोशनी तो 5 साल पहले उस कीचड़ में मर चुकी है। अब सिर्फ रोज सिंघानिया है। लंदन के रॉयल पैलेस का ग्रैंड हॉल आज चकाचौंध की चमक से जगमगा रहा था। शहर के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, सेलिब्रिटीज और मीडिया घराने सिर्फ एक नाम की रट लगाए हुए थे, रोज सिंघानिया। वो रहस्यमयी औरत जिसने महज 3 साल में यूरोप के बिजनेस साम्राज्य को अपने जूतों की नोक पर रखा था। लेकिन उस चकाचौंध से दूर बैक स्टेज के अंधेरे गलियारे में राजवीर खड़ा था। उसकी नजरें अपनी घड़ी पर थीं। तभी हील्स की आवाज गूंजी। राजवीर पलटा। सामने रोज खड़ी थी। उसने गहरे लाल रंग का ऑफ शोल्डर गाउन पहना था जो उसके संगमरमर जैसे सफेद और बेदाग बदन पर आग लगा रहा था। उसके चेहरे पर अब एक भी दाग नहीं था, सिर्फ वो काली और गहरी आंखें थी जिनमें अब ममता नहीं, मौत का साया था। तैयार हो? राजवीर ने धीमी आवाज में पूछा। रोज ने अपने होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक का आखिरी टच दिया और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तैयार तो उस दिन ही हो गई थी राजवीर, जिस दिन उस कीचड़ में मेरी सांसें रुकते रुकते बची थी। आज तो बस दुनिया को ये दिखाना है कि जो आग मल्होत्रा खानदान ने जलाई थी उसमें अब कौन चलने वाला है। उसी दौरान मेन हॉल में चल रही पार्टी में जैसे ही एंकर ने रोज का नाम पुकारा, हॉल की सारी लाइट्स बंद हो गई। सिर्फ एक स्पॉटलाइट सीढ़ियों पर रुकी। रोज सिंघानिया ने जैसे ही नीचे कदम रखा, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग अपनी पलकें झपकाना भूल गए। वो इतनी खूबसूरत और रौबदार लग रही थी कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि उससे नजरें मिला सके। तभी भीड़ में से एक पत्रकार ने चिल्लाकर पूछा, मैम, आपकी कामयाबी का राज क्या है और आप अचानक इंडिया क्यों शिफ्ट हो रही है? रोज माइक के पास आई। उसकी आवाज में वो कशिश थी जो किसी को भी अपना गुलाम बना ले। मेरी कामयाबी का राज है मेरा बेटा, और इंडिया में इसलिए जा रही हूं क्योंकि वहां कुछ पुराने हिसाब बाकी हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैंने कचरे में छोड़ दिया था। अब उन्हें जलाकर राख करने का वक्त आ गया है। इधर इंडिया में आर्यन मल्होत्रा अपने घर पर आराम से सोफे पर बैठकर न्यूज देख रहा था, जहां हर तरफ रोज सिंघानिया का नाम गूंज रहा था। पर किसी भी फ्रेम में वो अब तक उसका फोटो नहीं देख पाया था। वो बड़े ध्यान से स्क्रीन पर देखते हुए बोला, ये औरत है कौन? पिछले 2 सालों में इसने इंटरनेशनल बिजनेस खड़ा कर दिया। तभी पीछे से स्नेहा उस पर भड़कते हुए उसके पास आई। आर्यन, तुम यहाँ बैठकर शराब पी रहे हो और कल हमारी कंपनी भी डूबने वाली है। अगर हमें फंडिंग नहीं मिली तो हम सड़क पर आ जाएंगे।
आर्यन ने गुस्से में शराब का गिलास दीवार पर दे मारा। पता है मुझे, और तुम्हें क्या लगता है मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा हूँ? मुझे पता है क्या करना है, तुम मत बताओ। आर्यन की कंपनी डूब रही थी और धीरे धीरे उसका पूरा बिजनेस ठप पड़ चुका था। उसे बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, लेकिन स्नेहा की अय्याशी की वजह से वो बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाया और अब उनका सब कुछ नीलाम हो रहा था। पर स्नेहा चुप नहीं बैठने वाली थी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आर्यन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये रोज सिंघानिया एक औरत होकर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, और इधर तुम नकारे निकम्मे अपने बने बनाए बिजनेस को भी नहीं चला पाए। मेरी किस्मत फूटी थी जो तुम्हारे चक्कर में फंसकर यहाँ तुम्हारे साथ चली आई। तुम्हारे लिए तो वो रोशनी ही ठीक थी। हाँ तो क्यों हो मेरे साथ? अभी निकल जाओ, पर मुझे परेशान करना बंद करो। आर्यन जब चिल्ला रहा था उसी वक्त न्यूज पर एक लाइन फ्लैश हुआ। जल्द ही इंडिया में अपना बिजनेस शुरू करने जा रही मिस रोज सिंघानिया। अब इंडिया में भी दिखेगा रोज सिंघानिया का जलवा। जैसे ही स्नेहा और आर्यन ने सुना कि रोज सिंघानिया कल ही मुंबई आ रही हैं, उन दोनों की आवाज वहीं रुक गई। स्नेहा तुरंत आर्यन से बोली, कल रोज इंडिया आ रही है। सुना है वो बहुत सनकी है, लेकिन उसे मनाना ही होगा। यहाँ तो कोई भी हमें फंड नहीं दे रहा, लेकिन उसे हम बेवकूफ बनाकर फंड ले सकते हैं। सुना है कि वो पहले इंडिया में ही थी, लेकिन अपने पति के धोखे की वजह से वो लंदन चली गई और देखो क्या कर दिखाया। उसकी बात सुनकर आर्यन बोला, और मैं उससे जाकर क्या बोलूंगा? वो एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमन है, ऐसे ही किसी को पैसे नहीं देगी। अरे तो मैंने कब कहा कि उसे ऐसे ही जाने देना है? देखो, हम उसके पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि तुम्हारी पत्नी रोशनी ने तुम्हें किसी गैर मर्द के लिए धोखा दिया और फिर पूरा पैसा हड़प कर भाग गई, जिसके बाद तुम दोबारा स्टैंड नहीं हो पाए। स्नेहा के आइडिया पर आर्यन उसे घूर कर देखने लगा। स्नेहा वो बेवकूफ औरत नहीं है। 5 बड़े बड़े देश में वो अकेले अपना बिजनेस चला रही है। तुम्हारे इस घटिया रीजन की वजह से वो कभी मेरी हेल्प नहीं करेंगी। उसी दौरान टीवी पर रोज के आज के पार्टी की तस्वीरें चलने लगी। जैसे ही आर्यन की नजर टीवी पर पड़ी, रोज की एक झलक स्क्रीन पर दिखी। उसे देखते ही आर्यन का हाथ कांपने लगा। उसे लगा जैसे उसके सीने में किसी ने खंजर उतार दिया हो। वो चेहरा, वो आंखें। रोशनी? आर्यन के मुंह से धीरे से निकला। स्नेहा ने चिढ़कर कहा, क्या रोशनी रोशनी लगा रखी है? वो बदसूरत अनाथ भाग गई उस आदमी के साथ। ये रोज सिंघानिया है। उसके जूतों की कीमत तुम्हारी पूरी कंपनी से ज्यादा है। कहाँ ये रोज ब्यूटीफुल, क्लेवर, बोल्ड, और कहाँ वो रोशनी बदसूरत, बेडोल, बेवकूफ। पर स्क्रीन पर आर्यन बार बार देख रहा था। रोज का चेहरा उसे काफी पहचाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन उसने भी इस बात को इग्नोर किया और खुद से बोला, कल अब किसी भी सिचुएशन में रोज से मिलना होगा। अब वही है जो मेरी हेल्प कर सकती है। अगले दिन रोज की प्राइवेट फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड हुई। वो जैसे ही बाहर निकली, उसके चारों तरफ 20 बॉडीगार्ड्स का घेरा था। काली लग्जरी गाड़ियों का काफिला तैयार था। राजवीर ने कार का दरवाजा खोला। रोज ने मुंबई की हवा में सांस ली और अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ाते हुए कहा, वही मिट्टी, वही गंध और वही लोग। राजवीर, सबसे पहले कहाँ जाना है? राजवीर ने मुस्कुराकर एक फाइल दी। आर्यन मल्होत्रा की कंपनी की नीलामी आज दोपहर को है। उसे उम्मीद है कि कोई फरिश्ता उसे बचा लेगा, और अब तक तो तुम्हारी खबर भी उसे मिल ही गई होगी। रोज की आंखों में एक क्रूर चमक आई। फरिश्ता? उसे कहो कि उसकी मौत आ चुकी है। चलो उसे उसकी औकात दिखाते हैं।